Hello dear students, how are you? Hope so everyone is fine. So today we are going to discuss NTA test series number 26 solutions. तो आ जाते हैं बेटा सबसे पहले क्वेश्चन पर। जो हमारे लिए सबसे पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज t इज इक्वल टू, दिया हुआ है क्वेश्चन में आपके लिए t इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx वेर बी आर कॉन्स्टेंट, द एक्सेलरेशन a इज। ठीक है, तो क्या पूछा है? एक्सेलरेशन पूछा है। तो बेटा हम लोग एक्सेलरेशन जानते हैं, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या होता है? dv अपॉन dt। ठीक है, एक्सेलरेशन होता है, बट यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? सिर्फ टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी तो दिया नहीं हुआ है। तो यहाँ से हमने कहा फिर से वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? dx अपॉन dt। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? t दिया हुआ है तो dt, इस इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो dt अपॉन dx मिल जाएगा। तो dt अपॉन dx का क्या ले लेंगे? जस्ट अपोजिट ही लेंगे, इनवर्स लेंगे। ठीक है, तो बेटा डिफरेंशिएट करते हैं dt अपॉन dx, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन। इसका डिफरेंशिएशन देखो, डिफरेंशिएशन क्या होता है? फॉर्मूला d बाई डी एक्स, एक्स के पावर n बराबर n एक्स के पावर n माइनस 1। तो ये बेटा 2 पहले आ जाएगा, 2a के पावर x 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, और प्लस 1 यहाँ आ जाएगा तो b x के पावर 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? देखो dt अपॉन dx है, हेंस dx अपॉन dt क्या हो जाएगा? इसका इन्वर्स ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 2ax प्लस b माइनस 1 हो गया। और ये क्या कहलाएगा? वेलोसिटी कहलाएगा। तो ये तो हो गया वेलोसिटी, लेकिन हमको क्या चाहिए? dv अपॉन dt चाहिए। अब देखो मैंने कहा v बराबर ये मिल गया बेटा, जब v बराबर ये मिल गया तो मैं लिख सकता हूँ 2ax प्लस b इनवर्स। अब इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर सकते थे, dv अपॉन dt कर सकते थे, लेकिन बेटा क्या होना चाहिए? यहाँ पर t टर्म होना चाहिए, क्योंकि इस इक्वेशन को आपको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता? t के टर्म में, बट यहाँ पर कोई t है नहीं, तो अब dv अपॉन dt नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पर एक काम, यहाँ पर a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, यानी इस इक्वेशन को आप सिर्फ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं बेटा, मैंने कहा a इज इक्वल टू क्या लिख दूँ? dv और डिवाइडेड बाई dx कर दूँ और मल्टीप्लाई बाई dx कर दूँ, तो dx बाई dt। तो dv अपॉन dx, dx बाई dt, हमारे पास क्या है बेटा? dx अपॉन dt है। अब यहाँ से देखो क्या है? dv अपॉन dx कर सकता हूँ, बिल्कुल सही। तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारे पास क्या है? x, और ये पूरा कांस्टेंट है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको डिफरेंशिएशन। तो देखो बेटा ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यानी कि 2ax प्लस b के पावर माइनस 2। ठीक है, कैसे? d बाई डी एक्स, कोई भी कांस्टेंट है x के पावर माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस 1, और x के पावर माइनस 1 तो क्या हो जाएगा? माइनस x के पावर माइनस 2। ठीक, तो यही हाल हुआ बेटा, पूरा कांस्टेंट मान लिया हमने इसको, तो यहाँ पर आ गया माइनस 1 2x b प्लस b के पावर माइनस 2, और दोबारा इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इनटू 2a हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब dv अपॉन dx की वैल्यू मिल गई। नाउ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देयरफॉर a इज इक्वल टू dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी है बेटा? 2ax प्लस b के पावर माइनस 2, और ये हो गया 2a, यहाँ पर टर्म है माइनस, और dx अपॉन dt कितना है बेटा? 2ax प्लस b के पावर माइनस 1। ठीक, तो ये माइनस 2 पावर सेम है इसका, माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? वेलोसिटी के। देयरफॉर a बराबर माइनस 2av के पावर माइनस 3 हो गया। ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये v है, ये देखो इसको ऐसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा बेटा 2ax प्लस b के पावर माइनस 3, और ये हो गया 2a, और ये किसके बराबर है? v के पावर, तो v पावर माइनस 3। ये हो गया सॉल्यूशन। ओके, सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज C,
moving towards the next question. The next question is given that the radiation having the least wavelength, the radiation having the least wavelength out of the following option. ठीक, तो हम जानते हैं जिसका सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होता है उसका वेवलेंथ कितना होता है, सबसे कम होता है. ड्यू टू दैट गामा रेज हैव लीस्ट वेवलेंथ. ठीक, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या दिया हुआ है हमारे लिए? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक, तो पहली चीज जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सब सॉल्व करते हुए जाएं. क्या दिया हुआ है हमारे लिए बेटा? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज कनेक्टेड टू ए बैटरी एंड इज चार्ज टू ए पोटेंशियल V. तो सबसे पहले एक कैपेसिटर यहाँ पर दिया हुआ है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और इसका चार्ज क्या हो गया बेटा? Q, और ये Q बराबर क्या हो जाएगा? CV हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसका कैपेसिटेंस C दिया हुआ है और दूसरी चीज क्या दिया हुआ है? वोल्ट V दिया हुआ है. तो इसके क्रॉस चार्ज क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू CV दिया हुआ है C. Now, second, another capacitor of capacitance 2 is similarly charged. साफ साफ कह रहा है पैरेलली कॉम्बिनेशन में है, तो ये इसका चार्ज कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है बेटा? 2C दिया हुआ है, और दूसरी बात इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है 2V. हेंस Q इज इक्वल टू 2C इंटू 2V. तो ये मान लिया Q1, ये मान लिया Q2, तो Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4CV. ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस. क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ. उसके बाद क्या कह रहा है? द चार्जिंग बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड एंड द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर इन सच अ वे दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर. द फाइनल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज. तो बेटा फाइनल एनर्जी पूछ रहा है. एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है? U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर होता है. क्या होता है? 1/2 CV स्क्वायर होता है. तो यहाँ पर फाइनल इनिशियली कैपेसिटेंस C दिया हुआ है, C दिया हुआ है, तो फाइनल वाला हमने मान लिया कि C डैश हो जाएगा. तो C डैश और फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस V डैश हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे पहली चीज देखो, जो कंडीशन चेंज हो रही है बेटा, कंडीशन क्या चेंज हो रही है यहाँ पर? क्या कह रहा है? सबसे पहले ध्यान दो कि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस है. तो नेट कैपेसिटेंस C डैश बराबर क्या हो जाएगा? C प्लस 2C. तो C डैश बराबर कितना हो गया? 3C हो गया. नेट चार्ज फ्लोइंग बेटा, ये माइनस माइनस, तो नेट चार्ज फ्लोइंग क्या हो जाएगा हमारे लिए? Q2 माइनस Q1 हो जाएगा. तो नेट चार्ज Q डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q2 माइनस Q1. हेंस 4C माइनस 1C इज इक्वल टू 4CV माइनस कितना है? 1CV है. ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 3CV. Q डैश की वैल्यू हो जाएगी. नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस हमको क्या चाहिए? V डैश चाहिए. C डैश तो पता चल गया है. ठीक है, तो V डैश चाहिए. सो पोटेंशियल डिफरेंस वी नो दैट V डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू CV होता है. तो Q डैश इज इक्वल टू हो जाएगा C डैश V डैश. हेंस V डैश इज इक्वल टू हो जाएगा Q डैश अपॉन C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q डैश की वैल्यू है बेटा 3CV, C डैश की वैल्यू है 3C. तो ये मिल गया V डैश किसके बराबर मिल जाएगा? V के बराबर मिल जाएगा. हेंस नेट पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअली इसको भी डैश ही मान लें क्योंकि ये न्यू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा. U डैश बराबर हो जाएगा 1/2. C डैश की वैल्यू हो गई 3 और V डैश की वैल्यू हो गई हमारे लिए कितना? सिर्फ V. ठीक है, तो ये हो गया बेटा 1/, यानी कि U डैश बराबर हो गया 3/2 CV स्क्वायर. ये हो गया नेट पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो ये आपको सोल्यूशन मिल गया. अब मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो D आ जाएगा. 3/2 CV स्क्वायर है. ओके, तो बेटा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? वाटर इंटर्स थ्रू A एंड B. क्या लिखा हुआ है? वाटर एंटर्स थ्रू A एंड B विद स्पीड V1 एंड लीव्स थ्रू एंड B विद स्पीड V2 ऑफ ए सिलेंड्रिकल ट्यूब. ओके,
उसकी लेंथ क्या दी हुई, ए बी दी हुई है। द ट्यूब इज ऑलवेज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर इन केस 1 ट्यूब इज हॉरिजेंटल एंड इन केस 2 it is vertical with end A upwards. In case 3 it is vertical with end B upwards. We have V1 is equal to V2. तो क्या दिया हुआ है, केस 1 आंसर होगा, केस 2 होगा, केस 3 होगा, या ईच केस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो मिटा के मैं जल्दी से क्या बना रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ। तो बेटा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमसे पूछा था कि V1 इज इक्वल टू V2 किस केस में होगा, केस 1, केस 2 या केस 3। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, A1 रो 1 V1 बराबर क्या होता है, A1 रो 1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, A2 रो 2 V2। यहाँ पर जो लिक्विड दिया हुआ बेटा नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड दिया हुआ है, तो जब नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड दिया हुआ है इसका मतलब डेंसिटी क्या हो गया, बराबर हो गया। जब डेंसिटी आपके लिए बराबर हो गया, अमाउंट ऑफ वाटर जो फ्लो कर रहा है वो क्या है, बराबर है। हेंस V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 हर एक केस में सेम ही होगा। तो यहाँ पर V1 यानी कि V1 और V2 की वैल्यू कहीं पर चेंज होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूछा था वी हैव V1 इज इक्वल टू V2 फॉर केस 1, केस 2, केस 3, नहीं ईच केस में हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्मिस्टर्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मेड मेटल्स विद लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इट इज इम्पॉसिबल। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मेटल विद हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। हाई टेम्परेचर ज़रूर होता है, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है विद हाई टेम्परेचर, तो उसके साथ सिर्फ हाई टेम्परेचर की कंडीशन नहीं होती है, तो ये भी आंसर गलत है। मेटल ऑक्साइड यूज होता है, इट इज़ ऑब्वियसली मेटल ऑक्साइड, ये सही है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, विद हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो आंसर करेक्ट जो है वो सी है। क्या यूज होता है, मेटल ऑक्साइड विद हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो ये लग रहा है सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। दिया हुआ है एन आइसोलेटेड पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन xy, जो xy प्लेन दिया हुआ है along x एक्सिस एट सर्टेन हाइट above द ग्राउंड, ठीक है, x एक्सिस के along y हाइट पर कहीं पर, इट सडनली एक्सप्लोड्स इनटू 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ मासेस m/4 एंड 3m/4। तो डायग्राम बनाते हुए चले, ये पहले इनिशियली x, y पर थे, x एक्सिस के अलॉन्ग, कहीं यहाँ पर मान लेते हैं बेटा क्या हो गया, m/4 हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया 3m/4 हो गया। अभी उसका एक्सिस नहीं पता है एक्चुअली हमको, ठीक है, बस ये मैंने सपोज किया है, जो आंसर आएगा वो कुछ और ही आएगा। तो यहाँ पर क्या आया, m/4 and 3m/4, an instant later the smaller fragment is at y is equal to plus 15 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं स्मॉलर फ्रेगमेंट जो है m/4 जो है y is equal to plus 15 पे दिया हुआ है बेटा, ठीक। फिर पूछा है कि द लार्जर फ्रैगमेंट एट दिस इंस्टेंट इज, तो लार्जर फ्रैगमेंट जो होगा इसी इंस्टेंट पर वो कहाँ पर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या याद रखना है, सेंटर ऑफ मास। तो बेटा सेंटर ऑफ मास XCM का फॉर्मूला क्या होता है, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, कहीं पर इंस्टेंट कोई पोजीशन नहीं दिया हुआ है। तो लेकिन जो कंडीशन है वो सब y में दिया हुआ है, तो मैंने कहा इसको कन्वर्ट कर दिया YCM, ठीक है। ये किस में दिया हुआ है, y1, और ये किस में दिया हुआ है, y2। m1 की वैल्यू दी हुई है बेटा m/4, m2 की वैल्यू दी हुई है 3m/4, और YCM क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा, तो 0 ये हो जाएगा m/4, और ये हो जाएगा y1 द लाइटर पार्टिकल m/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा इंटू 15 प्लस m2 हो जाएगा 3m/4, और ये हो जाएगा हमारे लिए कितना, y2 डिवाइडेड बाई m/4 प्लस 3m/4। तो क्या हो जाएगा, m कॉमन आउट होके सबसे बाहर यहाँ से, और 4 कॉमन आउट होके सबसे बाहर, तो 0 बराबर हो जाएगा 15 प्लस 3y2 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 4 हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा बेटा, 4 इज इक्वल टू 15 प्लस 3,
y2 ये इधर आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 4 माइनस 15, 4 माइनस 15 इज इक्वल टू 3y2, सॉरी क्या हो जाएगा, ये इधर तो जीरो है तो ये इधर आएगा तो 4 इंटू जीरो, ये सॉरी जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 3y2, हेंस y2 बराबर हो जाएगा माइनस 15/3 इज इक्वल टू माइनस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जो दूसरे वाले पार्टिकल की वैल्यू यानी कि बेटा एट द सेम इंस्टेंट वो कहाँ पर होगा, ये हो जाएगा माइनस 5 सेंटीमीटर पर 3m/4 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू वैल्यू जो मिल गई -5 मिल गई है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज A, वेयर y इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। Now moving towards the next question, a body of mass m while falling vertically downward under gravity breaks into two parts. कहाँ पर है अंडर ग्रेविटी, मतलब जो फॉल हो रहा है वो फ्रीली फॉल है अभी तक। ए बॉडी बी क्या लिखा उसके बाद, ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, ए बॉडी बी ऑफ मास m/3 एंड ए बॉडी सी ऑफ मास 2m/3, वो ब्रेक हुआ है दो पार्ट में, m/3 में और 2m/3 में। द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडीज बी एंड सी टुगेदर शिफ्ट्स कंपेयर टू दैट ऑफ बॉडी ए टूवर्ड्स, कह रहा है सेंटर ऑफ मास उसका जो है शिफ्ट हो जाएगा। नाउ यहाँ पर आपके क्वेश्चन में कहा है कि जो बॉडी फॉल हो रहा है वो फ्रीली फॉल हो रहा है, तो बेटा जब फ्रीली फॉल हो रहा है तो फ्रीली फॉल बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, तो जब फ्रीली फॉल होगा उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होगा जब तक वो अपनी पोजीशन क्यों चेंज करेगा, तो देयर इज नो फोर्स अप्लाइड, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, मींस बोथ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, हेंस ऑब्जेक्ट विल नॉट शिफ्ट। सो द करेक्ट आंसर इज बी। Okay, now here is the next question. The next question is the electrical conductivity of a semiconductor increases. Electrical conductivity sigma increase कर रहा है बेटा when electromagnetic radiation have a wavelength shorter than 24890 नैनोमीटर। तो आंसर दिया हुआ है हमारे पास, आंसर में सॉरी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में लेमडा कितना दिया हुआ है, लेमडा इज इक्वल टू 2480 दिया हुआ है 2480 नैनोमीटर, 2480 नैनोमीटर। हम लोग जो सोल्यूशन निकालते हैं बेटा एंगस्ट्रॉम में निकालते हैं, तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा 24800 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं इंसिडेंट। द बैंड गैप फॉर द सेमीकंडक्टर इज, द बैंड गैप फॉर द सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, इज इक्वल टू होता है hc अपॉन लेमडा, h की वैल्यू हो जाएगी 6.63 इंटू 10⁻34, c की वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई वेवलेंथ दिया हुआ है 2480 एंगस्ट्रॉम। आई थिंक द आंसर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ, पूछा है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा बेटा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं है मिलेगा, ये किस में मिलेगा, वोल्ट में मिलेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर कूलम। ठीक, तो ये हो जाएगा अब हमारे लिए किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई, तो जो आंसर आया E इज इक्वल टू आ जाएगा, सोल्यूशन निकाल लेना बेटा, मल्टीप्लाई कर लेना 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So here the answer is C. Now moving towards the next question. The next question is a particle executes simple harmonic motion with a frequency f. A particle executes simple harmonic motion with a frequency f. The frequency with which its kinetic energy oscillates is, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर पूछा है कि क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो ऑसिलेट कर रहा है, क्या मुझे इसको निकालने की ज़रूरत है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा, v निकाल लेना बेटा, √ω a² - y² हो जाएगा, जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो 2f मिलेगा। ओके, तो ओके, here is the next question.
इलेक्ट्रॉन विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा फॉल ऑन द टारगेट इन एक्सरे ट्यूब, द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर द एमिटेड एक्सरेज इज। ठीक, तो द कट ऑफ पूछा है एक्सरेज का वेवलेंथ फोटोन का, तो बेटा वहाँ पर जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, SC अपॉन लेमडा नॉट होता है। चलो ट्राई करते हैं क्या आता है इसका आंसर। तो क्या पूछा था बेटा, पूछा था हमसे कि द कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो कट ऑफ वेवलेंथ यानी इनिशियली उसका वेवलेंथ कुछ रहा होगा लेमडा, लेकिन कट ऑफ यानी फिक्स्ड वेवलेंथ हमने कहा क्या हो जाएगा, लेमडा डैश हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी लेमडा डैश की वैल्यू है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी p² अपॉन 2m होता है, और मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन लेमडा होता है। हेंस k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h² अपॉन 2m लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके लिए एनर्जी जो हो जाएगा बेटा E इज इक्वल टू कितना होता है, SC अपॉन लेमडा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, SC अपॉन लेमडा डैश हो जाएगा। दोनों एनर्जी क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, दोनों एनर्जी बराबर ही होगी, तो SC अपॉन लेमडा डैश इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, h² अपॉन 2m लेमडा स्क्वायर। हेंस लेमडा डैश की वैल्यू जो हो जाएगी, एक h से एक h कैंसिल आउट हो जाएगा, लेमडा डैश इधर चला जाएगा बेटा, तो मिल जाएगा 2m लेमडा स्क्वायर अपॉन h, और ये क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो 2m लेमडा स्क्वायर c अपॉन h पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, पहला ऑप्शन हो गया। Now moves towards the next question. The next question is, in the double slit experiment when a glass plate refractive index 1.5 thickness T is introduced. Thickness T introduce, path difference तुरंत change हो जाएगा। Thickness T is introduced in the path of one of the interfering beams. The intensity at the position where the central maximum occurred previously remains unchanged. Position जो है वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा द मिनिमम थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट इज। ठीक है, तो मिनिमम थिकनेस की वैल्यू पूछा है, म्यू की वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में मिल जाएगा, लेमडा के फॉर्म में मिल जाएगा। तो जनरली बेटा डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होता है, n लेमडा होता है। यहाँ पर जो थिकनेस के फॉर्म में पूछा गया है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 माइनस लेमडा हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी लेमडा अपॉन n माइनस 1। ठीक है, या उसको म्यू माइनस 1 कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हो जाएगा लेमडा अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5 माइनस 1, तो लेमडा अपॉन 0.5, 0.5 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो ये लेमडा अपॉन 1/2, हेंस t इज इक्वल टू 2 लेमडा। तो इस वेवलेंथ पर क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू चेंज नहीं होगा। सो t कितना मिलना चाहिए बेटा, 2 लेमडा। सो द करेक्ट आंसर इज A। ओके, नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है आपके लिए, द गिवन ट्रूथ टेबल प्लेट्स A to B, सॉरी Y to A and B। तो बेटा यहाँ पर दिया हुआ है A B Y, ये 0, तो ये 0, तो ये 1 0 1, क्या दिया हुआ है 0 1 0, क्या दिया हुआ है 0 1 1, क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ट्रूथ टेबल आपको दिया हुआ है A प्लस बी, A B, A बार B बार और A प्लस B बार। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस टारगेट को देखते हैं। ठीक है, तो इस टारगेट में क्या दिया हुआ है बेटा कि 0 प्लस 0, तो देखो A प्लस B पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया भाई, 0 प्लस 0 0 नहीं होगा। ठीक है, तो B वाले पे आ जाते हैं। B वाले में क्या दिया हुआ था, A इंटू B दिया हुआ था, तो 0 इंटू 0, इट इज ऑब्वियस 0 इंटू 0 क्या होगा, वो भी नहीं होगा। ठीक, C वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं बेटा। C वाले ऑप्शन क्या दिया हुआ है, A बार A B बार। ठीक, तो A B बार में क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, तो वो भी नहीं हो गया। अब डी पे आ जाते हैं, 1 प्लस A प्लस B का होल बार। A प्लस B का होल बार क्या है, 1 प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, और 0 का होल बार फिर से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 1। सो द करेक्ट आंसर बेटा मिल जाएगा आपको ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जो कि कहलाएगा नॉर गेट। ओके, तो मूविंग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, इन द सर्किट बिलो A एंड B रिप्रेजेंट्स 2 इनपुट्स। ठीक है, 2 इनपुट्स दिए हुए हैं और उसका सोल्यूशन पूछा हुआ है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया,
और जो आंसर दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया, और जो आंसर दिया हुआ है वो सी दिया हुआ है, ठीक है। ये इनपुट ए हो गया, ये इनपुट बी हो गया। अब उसके बाद पूछा है कि ये और गेट होगा या एंड गेट होगा, तो मैंने ए ले लिया, बी ले लिया, वाई ले लिया। यहाँ पर जीरो लिया बेटा, यानी ए मैंने जीरो लिया, बी मैंने जीरो लिया, तो वाई जीरो और जीरो, ये वाला हमको क्या दे देगा, सी पर जीरो दे देगा, ठीक है। ए अगर मैंने बेटा वन ले लिया और बी क्या ले लिया, जीरो ले लिया, तो वन ये हमारे लिए क्या दे देगा, देखो वन, यानी कि ऑप्शन आपको यहाँ पर वन मिल जाएगा, जीरो यहाँ पर वन प्लस जीरो क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। दूसरा जीरो वन, इसको जीरो किया, इसको वन किया, फिर से ये जीरो और ये वन, यानी कॉम्बिनेशन इसका क्या दे देगा, जीरो प्लस वन, ये फिर से वन दे देगा, वन वन, ये वन और ये वन, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या है, देखो यहाँ पर हम लोग को जीरो जीरो, ये आपको गेट्स के पैरामीटर्स याद होने चाहिए, तो करेक्ट आंसर इज और गेट। ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए व्हिसल प्रोड्यूसिंग साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 95,000 हर्ट्ज। तो बेटा ये दिया हुआ है V 95,000 हर्ट्ज, ठीक है। एंड above is approaching a stationary person with a speed v मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है v मीटर पर सेकेंड तक पहुंच रहा है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 300 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। इफ द ओपन पर्सन कैन हियर द फ्रीक्वेंसी अप टू मैक्सिमम ऑफ 10,000 hertz, the maximum value of v up to which he can hear the whistle is, ठीक है, यानी कि वो मैक्सिमम जो सुन सकता है बेटा वो कितना सुन सकता है, तो मैक्सिमम आपको दिया हुआ है। नाउ यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट, तो वो जो मैक्सिमम v डैश दिया हुआ था, v डैश बराबर कितना दिया हुआ है, 10,000, हेंस v डैश अपॉन v बराबर क्या हो जाएगा, vs अपॉन vs माइनस v, ठीक। तो v डैश दिया हुआ बेटा 10,000 हो गया, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, v कितना दिया हुआ है 9500 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 300 माइनस v। ओके, तो सोल्यूशन निकाल लेना, यहाँ से ये कैंसिल आउट, जो भी है ये हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 300 माइनस v बराबर 95 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में इंटू 3, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 95 इंटू 3 माइनस 300। ये अप्रॉक्सीमेटली जो भी सोल्यूशन आएगा देख लेना है एक बार, ठीक है। तो सोल्यूशन 95 मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। द करेक्ट आंसर इज 95 इंटू 3, कैलकुलेटर 95 इंटू 3 माइनस 300, सो द करेक्ट आंसर इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा वो जो मैक्सिमम सुन पाएगा वो कितना सुन पाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड तक ही सुन पाएगा। v इधर गया तो 300 माइनस 95 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो करेक्ट आंसर इज D. Now moving towards the next question. The next question is given that question number 15, the maximum kinetic energy of electron emitted in the photoelectric effect. Photoelectric effect दिया हुआ है is linearly dependent on the above incident radiation. किस पर दिया हुआ है, amplitude, period, wavelength, frequency. अब बेटा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लेते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यानी एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये किस पर डिपेंडेंट है, देख सकते हैं आप यहाँ से डायरेक्टली डिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी पर। तो करेक्ट आंसर इज डी। नाउ द कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियाई r and 2r कैरी चार्जेस q and 2q। तो बेटा r है तो q चार्ज है, 2r है तो 2q चार्ज है रेस्पेक्टिवली। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द आउटर शेल व्हेन बोथ आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर इज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द आउटर शेल व्हेन बोथ आर कंडक्टिंग वायर इज।
तो बोथ कंडक्टिंग वायर है तो आउटर शेल पर जो चार्ज जाएगा वो कितना जाएगा, टोटल चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। तो बेटा जो इनिशियल वैल्यू थी वही फाइनल वैल्यू हो गई, ठीक है, वहां पर शिफ्ट हो गया। तो देखो यहाँ पर मुझे निकालने की वैसे जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो चार्ज पहले था वही पूरा का पूरा चार्ज शिफ्ट हो गया। तो वी एफ माइनस वी आई बराबर कितना हो जाएगा, दोनों इक्वल है, तो वी एफ माइनस वी आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अदरवाइज आपको यहाँ पर निकालना है तो वी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर प्लस 2k/2r। तो ये बेटा कॉमन ले लो तो कितना मिल जाएगा, 3kq/2r। वी आई वी फाइनल कितना दिया हुआ है, 3kq/2r। तो v बराबर कितना हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, कितना मिल गया, 0 मिल गया। सो द करेक्ट आंसर इज ए। वैसे इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द करंट चेंजेस फ्रॉम +2 एम्पियर टू -2 एम्पियर, ठीक, उसके बाद दिया हुआ है इन 0.05 सेकेंड। यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है 0.05 सेकेंड दिया हुआ है, एंड EMF दिया हुआ है 8 वोल्ट। तो EMF दिया हुआ है बेटा 8 वोल्ट, टाइम दिया हुआ है 0.05 सेकेंड, और चेंज इन करंट दिया हुआ है +2 एम्पियर से -2 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद पूछा है द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल इज। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल इज जो होता है L बराबर -ε, और ये हो जाता है बेटा हमारे लिए ΔI/ΔT। तो -ε की वैल्यू दी हुई है बेटा -8, ΔI निकाल लेता हूँ, फाइनल -2 एम्पियर माइनस इनिशियल प्लस है तो माइनस हो जाएगा -2 एम्पियर, तो ये कितना हो जाएगा -4 एम्पियर। डेल्टा टी बेटा 0.5 -0 हमारे लिए कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। हेंस 8 और टी ऊपर चला जाएगा, 0.05 डिवाइडेड बाई 4, और ये क्या है माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 0.5 0.10। तो आंसर इज 0.010 हेनरी। करेक्ट आंसर इज डी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डू नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ मैटर। पहला दिया हुआ टेम्परेचर, इट इज ऑब्वियसली पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, देख लो वहां से, ठीक। तो टेम्परेचर तो इनिशियल कंडीशन हो गई, प्रेशर पी, कंडीशन वर्क नहीं दिया हुआ है, ठीक है। वर्क इन एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है, बट उसकी कंडीशन नहीं होती है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, उसके अलावा क्या होता है सीपी एंड सीवी होता है, ठीक है। और हालांकि कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम लोग बीएससी में पढ़ते हैं, यहाँ पर है नहीं। तो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर को छोड़कर क्या दिया हुआ है, वर्क। तो करेक्ट आंसर इज सी, वर्क हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज हाफ्ड। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज हाफ्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, सेपरेशन हाफ्ड कर दिया गया है, और क्या कर दिया गया है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल। द फ्रिंज विड्थ विल बी, तो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इन एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ जानते हैं बेटा, लेमडा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू लेमडा d/d। तो क्या किया गया है, बीटा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा d'/d'। d डैश को कर दिया गया है 2d, और d स्मॉल d डैश को कर दिया गया है d/2। तो बीटा डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो रख दो वैल्यू, तो 4 लेमडा d/d मिल जाएगा, हेंस बीटा डैश इज इक्वल टू 4 बीटा मिल जाएगा। ये हो जाएगा सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में पूछा क्या था, द फ्रिंज विड्थ विल बी रिमेन्स द सेम, बी हाफ्ड, बी डबल, बी क्वाड्रुपल्ड, ठीक है। तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर डी। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉइल इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक कॉइल है उसको सस्पेंड कर दिया है मैग्नेटिक फील्ड में, विद द प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ओके। When current is passed through the coil, it starts oscillating. It obvious. It is very difficult to stop. But if an aluminum plate is placed near to the coil, it stops.
दिस इज ड्यू टू, एल्यूमिनियम प्लेट अगर रख दिया जाए तो क्या हो जाता है, स्टॉप्ड हो जाता है, किसकी वजह से, तो यहाँ पर जैसे ही आप रखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन द एल्यूमिनियम प्लेट क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा। तो एल्यूमिनियम प्लेट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो जाएगा बेटा, जब राइज कर जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, जो ऑसिलेशन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वो क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। अब करेक्ट आंसर क्या दिया हुआ है, इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द प्लेट, नहीं ये नहीं कंडीशन होगी। शील्डिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज एज एल्यूमिनियम इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल, नहीं यहाँ पर ये बात भी नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन द एल्यूमिनियम प्लेट गिविंग राइज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इट इज ऑब्वियस क्या हो रहा है कि एल्यूमिनियम प्लेट में राइज कर जा रहा है जो कि स्टॉप कर देगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज डी। Here is next question. The following figure shows the variation of intensity of magnetization I versus the applied magnetic field intensity H. तो I versus H दिया हुआ है बेटा, फिर पूछा हुआ है फॉर टू मैग्नेटिक मटेरियल्स A एंड B, किसी भी के लिए भी दे दे, फिगर दे दिया तो आपके लिए आंसर तुरंत मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैव लार्जर सक्सेसिबिलिटी फॉर ए गिवन फील्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक। तो A और B दिया हुआ है, आंसर देखने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। जाई M इज इक्वल टू क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला बेटा I बाई H होता है, I वर्सेस H दिया हुआ है, ये B है और ये A है, ठीक है। ये याद रखना, जो भी फिगर में स्लोप I की तरफ टिल्ट होगा उसका स्लोप ज्यादा हो जाएगा, और जाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, इसलिए इसका अगर स्लोप ज्यादा हो गया, I की वैल्यू ज्यादा हो गई, मींस B वाले के लिए आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। तो जाई की वैल्यू किसके लिए ज्यादा हो जाएगी, B की तरफ। अब देखो कई बार आपको फिगर उल्टा मिल सकता है बेटा, क्या मिल जाए, H वर्सेस I मिल जाए, यहां पर H दे दे और यहां पर I। तो मान लो यही फिगर है, सेम फिगर है, फॉर एन एग्जाम्पल सेम फिगर, बट H क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है, और I यहां पर दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक। क्यों, जब भी आपका स्लोप जो I की तरफ टिल्ट होगा उसी का स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो हमारे लिए आंसर हो जाएगा। हालांकि प्रीवियस वाले केस में क्या था, आंसर करेक्ट B था। सो मटेरियल B, A आंसर। Now here is the next question. A current loop ABCD is held fixed on the plane of the paper as shown in the figure, ठीक है। फिगर आपके सामने दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर पूछा क्या दिया हुआ है, द आर्क्स BC रेडियस B दिया हुआ है, आर्क्स BC मैं फिगर में देख लूँ, ओके बेटा, B और C की वैल्यू दिया हुआ है, रेडियस B दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज ग्रेट। और एंड DA रेडियस A, ठीक। तो रेडियस AB हो गया, CD हो गया, स्टडी करंट फ्लोइंग इन द लूप, एंगल मेड ABCD एट द ओरिजिन O is 30 degree, another straight thin wire with straight I1 flowing out of the plane of the paper is kept at the origin। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर पूरा फिगर तो मैं नहीं बना रहा हूँ, ये कुछ ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है और ऐसे दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट इसमें और इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें और इसमें इलेक्ट्रिक करंट है, जो इस तरफ फ्लो कर रहा है वही सेम इसमें फ्लो कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, ये दोनों अपोजिट है, जीरो हो गया, ठीक है। तो हमको किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसकी वजह से और इसकी वजह से। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बेटा B1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं B2, और B1 माइनस B2 हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, ठीक है। तो हम फ्रॉम कहाँ से आ जाते हैं, अब हमारे पास बायोट सावर्ट लॉ है बेटा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, इसके लिए B1 के लिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लो, B दिया हुआ है, एंगल कितना दिया हुआ है, पाई बाई 6, B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट I 4 पाई, और ये क्या हो जाएगा बेटा, A हो जाएगा इंटू पाई बाई 6, ठीक। तो ये 64 24A और ये 24B हो जाएगा। सो हियर इज द करेक्ट आंसर इज B1 माइनस B2, सब्सट्रैक्ट कर लो, क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 24, म्यू नॉट I अपॉन 24 पाई, और ये क्या हो जाएगा आंसर में B माइनस A। तो यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है वो कौन सा आंसर दिया हुआ है बेटा, B माइनस A अपॉन 4AP। हियर इज द करेक्ट आंसर जो है बेटा हमारे पास जो है वो सेक्शन B, तो यानी कि करेक्ट आंसर इज B। तो ये हमको करेक्ट आंसर मिल गया।
Okay, here is the next question. Water is filled in cylindrical container to a height 3 meter. क्या दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ है बेटा 3 मीटर। ठीक, उसके बाद क्या दिया हुआ है? द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ऑरिफिस एंड द ब्रेकर इज, ठीक है, A1 अपॉन A2 कितना दिया हुआ है? 0.1 दिया हुआ है। द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम द ऑरिफिस इज, स्क्वायर ऑफ द लिक्विड पूछ लिया, ये सही काम किया है, अदरवाइज हमारे लिए क्या हो जाती, प्रॉब्लम हो जाती बेटा। तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 2GH1। देखो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से हम लोग सॉल्व करेंगे, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर 1 प्लस रो जी H1 बराबर P2 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी H2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर? रो जी H2 वाला कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको हाइट क्या कर देना है? 0 कर देना है। हेंस V2 स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा 2GH अपॉन 1 माइनस A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? 2 9.8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.1, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.01 हो जाएगा। सोल्यूशन निकाल लेना, ये हो जाएगा हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली V2 स्क्वायर यानी हाफ, तो ये 50 के आसपास आना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या है बेटा? आंसर में क्या दिया हुआ है? 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 51 मीटर पर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, 52 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सोल्यूशन निकाल लेना, एग्जैक्टली दिख रहा है मुझे, 50 मीटर पर सेकंड मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ओके, सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वर हाफ्ड, डिस्टेंस क्या कर दिया जाए बेटा? हाफ कर दिया जाए। वर हाफ इट प्रेजेंट वैल्यू, द नंबर ऑफ डेज इन द एयर वुड हैव बीन। तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ प्लैनेटरी मोशन क्या कहता है बेटा? अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। तो इनिशियली तो ये है, हमने कहा उसको हाफ कर दिया जाए, टी डैश स्क्वायर हो जाएगा टाइम पीरियड, वो किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? R/2 पर प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं बेटा, टी डैश स्क्वायर अपॉन टी डैश स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट आएगा यहाँ पर के आर क्यूब डिवाइडेड बाई के R/2 का होल क्यूब। टी डैश हमको चाहिए बेटा, तो टी डैश स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर क्यूब बाहर ले लो, आर क्यूब बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 1, ये रहेगा इधर, ये आ जाएगा इधर, हो जाएगा 1/2 के पावर 3/2। ओके, और ये इधर आया और ये इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाई टी, ये टी और ये टी। ठीक है बेटा, तो टी डैश की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारे लिए कितना? सोल्यूशन निकाल लेना, 1/2 के पावर 3/2 यानी 1/2 √2 हो जाएगा। क्या मैंने सोल्यूशन सही सॉल्व किया है? टी डैश, ठीक है, तो टी डैश यहाँ हो गया, ये टी। ओके, तभी मुझे लग रहा था ये तो टाइम बहुत कम हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा बेटा, तो ये हो गया टी और ये हो जाएगा 1/2 का होल क्यूब। तो टी बेटा है 365, 1/2 के पावर 3/2 क्या हो जाएगा हमारे लिए? 1/2 √2। ठीक है, तो ये हो जाएगा सोल्यूशन। इसके लिए सोल्यूशन जो आएगा वो देख लेना कितना आएगा, 365 1/2 √2 अप्रॉक्सीमेटली मैं बता देता हूँ आंसर, जस्ट हाफ तो नहीं होगा, हाफ से कम हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज बी, 129 के आसपास आएगा। ठीक, मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ? स्पॉटलाइट एस रोटेट्स इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर रेडियन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सॉरी रेडियन पर सेकंड, तो दिया हुआ है एंगुलर वेलोसिटी 0.1 रेडियन पर सेकंड। उसके बाद दिया हुआ है द स्पॉटलाइट P मूव्स अलोंग ए वॉल एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। द वेलोसिटी ऑफ द स्पॉट P व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो वेलोसिटी पूछा है बेटा, V इज इक्वल टू कितना होता है? R ओमेगा होता है। ओमेगा पता है, डिस्टेंस नहीं पता है, बट कुछ इस तरह से दिया हुआ है आपको सोल्यूशन में, 3 दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कुछ वैल्यू जिसको हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस। भाई यहाँ पर पूछा है, तो ये वैल्यू आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये P दिया हुआ है, ये S दिया हुआ है, ये M दिया हुआ है, तो बेटा ये बेस निकालने के लिए
परपेंडिकुलर पता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें होता है, tan थीटा। तो हमने कहा बेटा tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/r, हेंस r इज इक्वल टू हो जाएगा 3/tan थीटा कितना है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री हो जाएगा, और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, हेंस r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। देयरफॉर v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v बराबर हो जाएगा 3 इंटू ओमेगा कितना दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है, हेंस v इज इक्वल टू हो जाएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर इज ए, 0.3 मीटर पर सेकेंड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a current is passed through a spring, then spring will, फर्स्ट दिया हुआ है expand, सेकेंड दिया हुआ है compressed, थर्ड दिया हुआ है remains same, फोर्थ दिया हुआ है none of these। ठीक है बेटा, फैराडेज फर्स्ट लॉ अप्लाई कर दो। फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका क्या है इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। सो करंट करेक्ट आंसर इज बी। नाउ हियर इज इफ द मास डिफेक्ट ऑफ बेरिलियम का दिया हुआ है इज 0.081 यूनिट, तो एटॉमिक यूनिट में दिया हुआ है बेटा 0.081, ठीक है, ये दिया हुआ है। इट्स एवरेज बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। तो बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितना हो गया बेटा 11 हो गया, ठीक। तो बाइंडिंग एनर्जी पहले निकाल लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, तो 931 इंटू डेल्टा एम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेल्टा एम की वैल्यू दी हुई थी 0.081, तो ये हो गया 0.081 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बेटा एवरेज पूछा है, तो एवरेज के लिए क्या हो जाएगा, मैंने कहा बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, यानी कि 0.081 इंटू 931 डिवाइडेड बाई 11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना जो भी आंसर आ जाए, ठीक है। सो मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, कैलकुलेटर 0.081 इंटू 931 डिवाइडेड बाई 11, सो हियर इज द करेक्ट आंसर 6.8555, और आंसर दिया हुआ है, ठीक है, 6.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा बेटा, आंसर बी। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम बाय ए फोटो इलेक्ट्रॉन टू कम आउट आफ्टर द फोटोन स्ट्राइक्स इज अप्रोक्सीमेटली लेजर, ठीक है, तो ये कितना होता है 10⁻⁻10 सेकेंड होता है। Now next question, on the application of constant torque a wheel is turned from rest to 400 radian, ठीक, 400 रेडियन मतलब एंगल थीटा एंगुलर है, इन 10 सेकेंड, इफ सेम टॉर्क कॉन्टिन्यूअस टू एक्ट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील आफ्टर 20 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट इज, ठीक है बेटा, पहले तो हम लोग क्या पूछा है, ओमेगा पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी स्क्वायर। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं, ओमेगा नॉट नहीं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। अब दिया हुआ है बेटा पहले थीटा 400 रेडियन सेकेंड, ठीक है, तो थीटा दिया हुआ है 400 रेडियन, और इस टाइम पे टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। आ जाते हैं बेटा, थीटा कितना दिया हुआ है, टाइम चाहिए, अरे अल्फा चाहिए हमको, ठीक, इसको निकालने के लिए ओमेगा निकालने के लिए अल्फा चाहिए क्योंकि टाइम टी दिया हुआ है, तो 400 ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये टर्म 0, 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 800 और डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 यानी अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 8 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है।
तो यहाँ पर बेटा अल्फा की वैल्यू मिल गई, हेंस ओमेगा बराबर कितना मिल जाएगा, ओमेगा बराबर 0, अल्फा की वैल्यू बेटा 8 और इंटू टाइम t, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना 160 रेडियन पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर साफ साफ दिया हुआ पहला ही है, ठीक। Here is the next question. Two stars radiate maximum energy. Two stars radiate maximum energy कितना दिया हुआ है 3.6 इंटू 10 द पावर माइनस 5। तो मैक्सिमम एनर्जी में दिया हुआ है बेटा 3.6 इंटू 10 द पावर माइनस 5 और दूसरा दिया हुआ है 4.8 इंटू 10 द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर टेम्परेचर, तो रेशियो ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है, रेशियो ऑफ टेम्परेचर पूछा है। अब देखो एनर्जी दिया हुआ है, यानी आपके लिए यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है 3.6 इंटू 10 द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है बेटा। तो देखो यहाँ पर सेंटीमीटर देने का मतलब ये एनर्जी नहीं हो गया, ये ई नहीं हो गया, ई इज इक्वल टू कितना होता है एस सी अपॉन लैम्डा। ये दिया हुआ है वेवलेंथ, मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये वेवलेंथ हो गया। तो देखो बेटा यहाँ पर दो वेवलेंथ दी हुई है, मैं लिख लेता हूँ। एक तो दिया हुआ है लैम्डा 1 बराबर 3.6 इंटू 10 द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर, लैम्डा 2 दिया हुआ है 4.8 इंटू 10 द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ पर क्या करना है हमको, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ अप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्योंकि वैसे तो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी द पावर 4, बट एनर्जी नहीं दिया हुआ, वेवलेंथ दिया हुआ है। तो लेमडा एम इंटू टी इज इक्वल टू कितना होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है जो किसके बराबर होता है, बी। तो लेमडा 1 इंटू टी 1 बराबर कितना दिया हुआ है पहले, नहीं सॉरी, इज इक्वल टू कांस्टेंट, और लेमडा 1 की वैल्यू बेटा दी हुई है T1 बराबर B अपॉन 3.6 इंटू 10 द पावर माइनस 5। इन द सेम वे T2 कितना हो जाएगा, B अपॉन 4.8 इंटू 10 द पावर माइनस 5। हेंस T1 अपॉन T2 कितना हो जाएगा बेटा, T1 अपॉन T2 10 द पावर 5, 10 द पावर 5 कैंसिल आउट, B कैंसिल आउट, हमारे पास क्या मिल जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऊपर चला जाएगा, 4.8 अपॉन 3.6 हटा दिया, तो ये हो जाएगा बेटा 4/3। तो ये करेक्ट आंसर आ गया 4/3, और 4/3 किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है।